पिछले 2 सालों में उसने क्या किया कि अपनी 25% होल्डिंग बेच दी और आप उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो ये देख के कि बाकी सब पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, पर आपने एक चीज नहीं देखी कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो 2500 करोड़ का माल बेच के निकल गया। क्या आप अपने आप को प्रमोटर से ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? अगर आप ये स्मार्टनेस दिखाओगे तो आपका शेयर मार्केट में नुकसान होना तय है। अपनी 7 साल की शेयर मार्केट जर्नी में मैंने देखा कि जो भी स्टॉक्स मल्टीबैगर बनते हैं उनमें कुछ कॉमन पैरामीटर्स होते हैं और ऐसे ही 5 पैरामीटर्स इस स्टॉक में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जब मैंने बड़े इन्वेस्टर्स की जर्नी को डिटेल में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जितने भी लोगों ने गरीबी से शुरू करके और बिलियंस ऑफ डॉलर का या हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है उसका एक रीजन है जो कि है मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो अब मुझे ये समझ में आ चुका था कि अगर मुझे भी शेयर मार्केट में एक बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पैसा बनाना है तो मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड करना सीखना पड़ेगा। और मल्टीबैगर स्टॉक्स का एग्जांपल दूं तो राकेश झुनझुनवाला सर ने टाइटन का स्टॉक लिया था 3 रुपए में, जो कि आज 3000 रुपए के भी ऊपर चल रहा है। यानी कि उनका लिया हुआ टाइटन का स्टॉक 1000 गुना हो गया, जिससे कि उनकी मेजर वेल्थ बनी है। तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे शेयर मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है जो कि है मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर शेयर मार्केट में मुझे बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड करना सीखना पड़ेगा। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को मैं फाइंड कैसे करूं। तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही फेमस कहावत है जो कि है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और ये जो कहावत है सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि लाइफ में भी अप्लाई होती है। तो ये जो कहावत है मुझे क्लिक की और मुझे समझ में आया कि जो स्टॉक्स पास्ट में मल्टीबैगर बने हैं, जितने भी स्टॉक, मैं क्या करता हूं कि उनके ऊपर स्टडी करता हूं और कुछ ऐसे कॉमन पैरामीटर्स निकालता हूं कि जो उन सभी स्टॉक्स में कॉमन हो। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। दिन में 16-16, 18-18 घंटे मुझे एक एडिक्शन हो गया रिसर्च करने का कि मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो मल्टीबैगर बने हैं और उनमें कॉमन पैरामीटर फाइंड करने हैं। तो मैंने सैकड़ों स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च की और कुछ कॉमन पैरामीटर मैंने ढूंढे। उसको आगे चल के हालांकि मैंने और ज्यादा रिफाइन किया, बट कुछ ऐसे पैरामीटर्स मैंने बना लिए जिनके बेसिस के ऊपर मुझे स्टॉक्स फाइंड करने थे। तो मेरी ये मल्टीबैगर स्टॉक्स पिक करने की जो जर्नी है इसके 3 फेज रहे हैं। पहला फेज वो फेज था आज से 6-7 साल पहले का, जब मैं एक स्टूडेंट था और मेरे पास में पैसे नहीं थे। उस टाइम पे स्टॉक्स तो मैंने पिक किए, पर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था। पर उन स्टॉक्स को ना मैंने नोट करके रख लिया कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आगे चल के देखते हैं इनमें क्या होता है। तो जब वो स्टॉक्स मैंने पिक किए तो साल 2 साल बाद मैंने देखा कि वो स्टॉक तो सच में मल्टीबैगर बन गए। तो मुझे एक ना कंफ्यूजन थी कि क्या सच में मेरे अंदर कोई टैलेंट है स्टॉक्स को पिक करने का या फिर ये एक तुक्का है। अब आता है मेरी जर्नी का दूसरा फेज, जब मैंने घर वालों से 1 लाख रुपए का कैपिटल अरेंज किया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर मुझे लगा कि सिर्फ 1 लाख से कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने खुद भी कुछ काम करना स्टार्ट किया और थोड़े बहुत पैसे कमाने स्टार्ट किए। तो घर वालों से लिया हुआ कैपिटल प्लस खुद के अपने कमाए हुए पैसे में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगा। पर कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। जो भी स्टॉक्स को मैं फाइंड करता था उनमें एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में करता था और वो स्टॉक भी मल्टीबैगर बन गए। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार पहले जो स्टॉक्स मैंने सिर्फ फाइंड किए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो मल्टीबैगर बने, जिनमें थोड़ा पैसा लगाया वो भी मल्टीबैगर बने। अब आता है मेरी जर्नी का तीसरा फेज। ये वो फेज था यहाँ पे जो स्टॉक्स मैं फाइंड कर रहा था उनमें मैं कर रहा था बड़ी इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था किसी स्टॉक में तो उनमें मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और तीसरे फेज में भी जो स्टॉक्स मैंने लिए जिनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की वो भी मल्टीबैगर बने। और ये 7 साल की जर्नी में मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि जो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है वो काम करता है और जो भी स्टॉक्स मल्टीबैगर बनते हैं उनमें कुछ कॉमन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पैरामीटर के बारे में। पहले पैरामीटर में सबसे पहले मैं आपको आपकी गलती बताऊंगा कि जो आप स्टॉक पिक करते टाइम करते हो, और फिर बताऊंगा कि कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गलती की, मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूं जो कि किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं किसी दोस्त से सुन के, रिलेटिव से सुन के, न्यूज में देख के, और जब वो स्टॉक में उनको नुकसान होने लगता है 30-40% वो शेयर डाउन आ जाता है, फिर पता क्या चेक करते हैं कि कंपनी करती क्या है। सिर्फ शेयर का नाम सुन के शेयर ले लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, और शेयर ले लिया। क्यों ले लिया? दोस्त ने बोला था, रिलेटिव ने बोला था, न्यूज में आया था, इसलिए शेयर ले लिया। और इसी वजह से शेयर मार्केट में नुकसान होता है। तो ये पैरामीटर ये है कि वॉरेन बफेट सर इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी कंपनी का शेयर लेता हूं ना, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आज मैं इस कंपनी का शेयर ले रहा हूं और शेयर मार्केट अगले 20 साल के लिए बंद हो जाएगा, और 20 साल बाद में जब शेयर मार्केट खुलेगा तो मेरा ये शेयर कहां पे होगा। तो अब ये आपको लग रहा होगा कि क्या ये बात कोई सेंस बनाती है? 20 साल के लिए शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
वो कहते हैं कि मैं इस पैरामीटर को इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मैं ऐसी कंपनियां पिक करूँ जो कि अगले 20 साल के लिए टिकी रहेंगी, अगले 20 साल बढ़िया काम करेंगी। तो आपको लगेगा कि ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कि अगले 20 साल तक टिकी रहेंगी। कंपनी की बात करें उससे पहले बात करते हैं सेक्टर की। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो आपको खुद पता होता है कि आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल तक चलेंगे और इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब अपने आसपास देखोगे आपको दिखेगा कि हर बंदा सोलर लगा रहा है, ठीक है, हर घर की छत पे सोलर लग रहा है। तो आने वाले 50-100 साल तक क्या सोलर सेक्टर कहीं पे जाने वाला है? आपको ये तो टिकने वाला है। आप अपने आसपास में देख रहे हो इलेक्ट्रिक बस चल रही है, क्या आपने कभी देखा कि उस इलेक्ट्रिक बस को कौन सी कंपनी बनाती है? आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम पे हमारी गवर्नमेंट जो है ड्रोन के ऊपर फोकस कर रही है। ड्रोन से जो कृषि के काम होंगे, जो आपका फर्टिलाइजर का छिड़काव होगा, कीटनाशक का छिड़काव होगा, वो ड्रोन से होने वाला है। डिफेंस में ड्रोन्स काम आएंगे। क्या आपने कभी रिसर्च किया कौन सी कंपनियां ड्रोन बनाती हैं? इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के टाइम में काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। क्या आपने रिसर्च किया कि कौन सी कंपनियां एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही हैं? तो ये जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए, इनकी कंपनियों के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। और शेयर मार्केट का एक फॉर्मूला है कि अगर आपको शेयर मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो किसी भी कीमत पे आपको जो सनसेट सेक्टर होता है उससे आपको दूर रहना है और किसी भी कीमत पे जो सनराइज सेक्टर है उसमें इन्वेस्टेड रहना है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी लोग बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा और इन्वेस्टेड है उन स्टॉक्स में जो कि उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम पे आएगा एआई, सोलर आएगा, ड्रोन आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, पर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो सेक्टर आगे चल के राइज करने वाले हैं उनमें किसी भी कीमत पे इन्वेस्टेड रहना है और जो सेक्टर आगे चल के खत्म होने वाले हैं उनसे किसी भी कीमत पे दूर रहना है। जो सनराइज सेक्टर हैं उनकी अगर बात करें तो एआई हो गया, सोलर हो गया, उसके अलावा ड्रोन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि जब आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें सनसेट सेक्टर्स की तो उसमें आता है पेट्रोलियम। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल जो है आने वाले कुछ सालों के बाद में खत्म हो जाएगा, तो वो एक सनसेट सेक्टर हो गया। इस तरीके के और भी बहुत सारे सनसेट सेक्टर्स जो हैं वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। दूसरा पैरामीटर है फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको देखना है उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, और मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 5 साल का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपने कंपनी का नहीं देखा, उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका वहां पे नुकसान होगा। अभी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड सुन के कुछ लोग डर गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार हम कोई सीए थोड़ी है, हम कोई अकाउंटेंट थोड़ी है, हम कैसे देखेंगे फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। तो कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिसको एक बिगिनर भी इजीली देख सकता है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड में आपको क्या देखना है? तो इसमें सबसे पहले आपको देखनी है सेल्स, कि पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स है वो क्या ग्रो कर रही है, एक जगह पे खड़ी हुई है, या फिर वो सेल्स बढ़ रही है और कितनी स्पीड से बढ़ रही है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको देखना है नेट प्रॉफिट, कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में क्या कर रहा है। और ये जो पैरामीटर्स मैंने आपको 5 साल के बताइए, आप जितने ज्यादा देखोगे, 10 साल 15 साल के देखोगे तो और अच्छा है। इसमें एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी कंपनी है जो कि आज से 10 साल पहले 100 करोड़ की सेल्स करती थी और आज के टाइम पे उस कंपनी की जो सेल्स है बढ़ के 1000 करोड़ हो चुकी है, यानी कि उस कंपनी की सेल्स बढ़ के 10 गुना हो गई है। वो जो कंपनी है आज से 10 साल पहले प्रॉफिट करती थी 10 करोड़ रुपए का, आज के टाइम पे वो जो प्रॉफिट है बढ़ के 100-150 करोड़ का हो गया है, यानी कि उसकी सेल्स 10 गुना हो गई, प्रॉफिट उसका 15 गुना हो गया। इस तरीके से कोई कंपनी ग्रो कर रही है। और वो फ्यूचर में आपको क्या लगता है, क्या वो कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करेगी या फ्यूचर में चल के डूब जाएगी? आप कहोगे पास्ट में ग्रो करी है, इसका फ्यूचर में ग्रो करने से तो कोई लेना देना नहीं है, पर लेना देना है। लोग क्या करते हैं कि भाई साहब ये कंपनी पिछले 10 साल से नुकसान में चल रही थी, 11वें साल ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, ये आगे चल के धमाल कर देगी। पर आप ये नहीं सोचते हो कि एक कंपनी पिछले 10 साल से लगातार ग्रो कर रही है, उसके ऊपर भरोसा करने की जगह आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हो जो पिछले 10 साल से लगातार नुकसान कर रही है और 11वें साल प्रॉफिट में आई है। तो ये भी सोच के देखो, क्या वो कंपनी सच में प्रॉफिट में आई है या फिर वो प्रॉफिट आपको सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को महंगे दामों पे बेच सकें। इसके बारे में सोचना शुरू करो। और जब आप ईयरली सेल्स और प्रॉफिट के नंबर देख रहे हो तो वहां पे आपको देखना है कि मिनिमम 15% की ग्रोथ होनी चाहिए सेल्स और प्रॉफिट दोनों के नंबर्स में। अगर 15% से कम ग्रोथ है तो वो स्टॉक जो है मल्टीबैगर नहीं बनने वाला, उसको आप भूल जाओ। और ग्रोथ जो मैं आपको बता रहा हूं ये 15% मिनिमम है, उससे जितनी ज्यादा रहेगी, 20% रहे, 25, 30, 40, 50, जितनी ज्यादा रहेगी उतनी अच्छी है। बट 15% तो मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम होनी ही चाहिए अगर उस स्टॉक को मल्टीबैगर बनना है तो। तीसरा पैरामीटर है फाइनेंशियल रेशियोज। यहाँ पे कुछ ऐसे रेशियोज मैं आपको बताता हूं जो कि एक बिगनर भी इजीली देख सकता है। पहला जो रेशियो आपको देखना है वो है पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसको एक सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है जो कि है 1 करोड़ रुपए की, उसका ईयरली रेंट आता है 5 लाख रुपए।
अभी आपको करना क्या है कि 1 करोड़ को डिवाइड कर देना है 5 लाख से। जब आप 1 करोड़ को 5 लाख से डिवाइड करोगे तो एक नंबर आएगा, वो है 20। ठीक है, ये 20 जो है ये बेसिकली उस प्रॉपर्टी का पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, यानी कि कितना उस चीज का प्राइस है और कितनी वो अर्निंग कर रही है। यानी कि आप 1 रुपया कमाने के लिए, हर 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे स्टॉक्स का भी पी रेशियो होता है। कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है उसको डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो एक पी रेशियो आ जाता है। अब ये जो पी रेशियो है इससे क्या पता चलता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी यहाँ पे जनरली ये होता है कि अगर आप रेंटल यील्ड देखोगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो 2% के आसपास में होती है, यानी कि जितने की प्रॉपर्टी उसका 2% ईयरली रेंट आता है। तो प्रॉपर्टी का पी रेशियो जनरली 50 के आसपास में होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है अर्निंग्स की काफी ज्यादा होती है। तो जिस भी कंपनी का पी रेशियो 50 के ऊपर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कंपनी बुरी है, पर यहाँ पे आपको ना सावधान हो जाना है कि कहीं पे इसके जो वैल्यूएशन है एक्स्ट्रा इन्फ्लेटेड तो नहीं है। और जो कंपनियां हाई ग्रोथ कर रही है उनका पी रेशियो जनरली ज्यादा होता है, बट आपको ये ट्राई करना है कि जो कंपनी है वो हाई ग्रोथ भी कर रही हो और उसका पी रेशियो भी कम हो, ताकि आप उसको सस्ते वैल्यूएशन पे ले सको, ताकि उसमें पी एक्सपेंशन का स्कोप रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रेशियो है वो है यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। इसको अगर सिंपल वे में रखें तो यहाँ पे इसका एक थंब रूल होता है कि अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.5 यानी कि 0.5 से ऊपर है, उसको थोड़ा रिस्की कंपनी माना जाता है। जिसका 1 से ऊपर है उसको अल्ट्रा रिस्की कंपनी माना जाता है। और जिसका पी रेशियो क्लोज टू 0 है, यानी कि 0.05 है, 0.1 है, उन कंपनीज को अच्छी कंपनी माना जाता है। और इसके साथ में आपको बाकी पैरामीटर्स भी देखने हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमने डेट टू इक्विटी रेशियो देखा, कंपनी में पैसा लगा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है डेट कवरेज रेशियो। इसका मतलब यह है कि कोई कंपनी जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है उसका कितने % जो है डेट की रीपेमेंट के लिए या फिर इंटरेस्ट में दे रही है। यानी कि एक कंपनी अगर साल का 100 करोड़ कमाती है और उसका 70-80 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट में जा रहा है, तो वो कंपनी बहुत रिस्की सिचुएशन में, और कंपनी आगे चल के लॉस में भी जा सकती है, बंद भी हो सकती है। अगर उसकी कमाई थोड़ी भी फ्लक्चुएट हुई तो उस कंपनी की हालत खराब हो सकती है। पर एक कंपनी सोचो जो साल का 100 करोड़ कमाती है पर इंटरेस्ट दे रही है 5 करोड़ 10 करोड़, तो वो कंपनी फाइनेंशियली एक बढ़िया सिचुएशन में है। और चौथा इंपॉर्टेंट रेशियो है प्रोमोटर की प्लेजिंग। अभी आप सोच रहे होंगे प्लेजिंग का मतलब क्या होता है। प्लेजिंग मतलब प्रोमोटर ने अपने कितने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। प्रोमोटर होते हैं बेसिकली कंपनी के मालिक। अगर उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं तो आप ये चीज समझ सकते हो कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं या फिर जो कंपनी है फाइनेंशियली किसी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, तभी उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं गिरवी रख के उसके ऊपर पैसा उठाया हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि अगर कंपनी के प्रोमोटर्स ने बहुत ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हैं, फॉर एग्जांपल 50, 60, 70, 80% जो शेयर्स हैं प्रोमोटर के गिरवी हैं, तो उस केस में अगर प्रोमोटर अपने कर्जे का भुगतान नहीं कर पाया तो या तो प्रोमोटर्स को अपने शेयर बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा, और प्रोमोटर अगर ऐसा नहीं करता तो बैंक आएगा मार्केट में शेयर बेचने के लिए, और हो सकता है बैंक खुले मार्केट में उस प्रोमोटर के जो शेयर हैं जो उसने गिरवी रख के पैसा उठाया था उन शेयर्स को बेचे अपना पैसा रिकवर करने के लिए, जिस केस में स्टॉक का प्राइस बहुत बुरे तरीके से टूट सकता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट रेशियो है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने जितना कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया हुआ है उसके ऊपर वो कितना रिटर्न बना पा रही है। वैसे तो ये कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, क्या इंडस्ट्री में काम करती है, क्या कहानी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक थंब रूल होता है कि अगर ये 20 से ऊपर हो तो इसको अच्छा माना जाता है, और 20 के ऊपर कितना भी हो उसको अच्छा ही मानते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर आपने इसको नहीं देखा और बाकी सब कुछ देख लिया तो सब देखना बेकार है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का। अब ये 10,000 करोड़ की जो कंपनी है इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है 75%, और मैक्सिमम प्रोमोटर जो है वो 75% रख सकता है। प्रोमोटर जो है बेसिकली कंपनी के मालिक होते हैं। अभी पिछले 2 साल में आप देख रहे हो कि हर क्वार्टर प्रोमोटर अपना जो स्टेक है 2-3% डाइल्यूट किए जा रहा है, और पिछले 2 सालों में उसने क्या किया कि अपनी 25% होल्डिंग बेच दी। और आप उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो ये देख के कि बाकी सब पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, पर आपने एक चीज नहीं देखी कि कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 2500 करोड़ का माल बेच के निकल गया। उसने अपनी 25% होल्डिंग बेच दी। सबसे ज्यादा कंपनी के शेयर से प्यार होता है कंपनी के प्रोमोटर को। अगर वो अपना शेयर बेच रहा है तो आप एक चीज समझ जाओ कि कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता किसको है, कंपनी के प्रोमोटर को। जिसको सबसे ज्यादा पता है अगर वो कंपनी का शेयर बेच रहा है, मतलब आगे चल के वो कंपनी ग्रो नहीं करने वाली, और आप उसका शेयर लेके बैठे जा रहे हो। आप ये देखो कि वो बंदा 2500 करोड़ का माल बेच गया पिछले 2 साल में। अगर उसको दिख रहा हो कि आने वाले कुछ सालों में ये मेरा जो शेयर है ये 5 गुना 10 गुना होने वाला है, अगर मान लो उसको 10 गुना होता वो शेयर दिख रहा है, तो 2500 करोड़ का माल बेच के जा रहा है वो बेवकूफ है। उसको नहीं पता कि मेरा ये जो पैसा है 2500 करोड़ ये 10,000 या 20,000 करोड़ हो सकता है अगले कुछ सालों में, तो बेचेगा क्यों? वो बेच रहा है इसलिए क्योंकि उसको दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में कुछ खास ग्रोथ होने वाली नहीं है। ऐसी कंपनियों से आप सावधान रहो।
पांचवा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फोरेंसिक एनालिसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्ड सुन के कुछ लोग घबरा गए होंगे, पर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। अभी मैंने आपको जो कंपनी के नंबर्स देखने सिखाए, चाहे वो सेल्स के नंबर हो, चाहे वो प्रॉफिट के नंबर हो, कुछ कंपनियां ऐसा काम करती हैं कि उन नंबर्स को गलत दिखा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर वहां पे ट्रैप हो जाता है। स्मार्ट लोगों को तो पता चल जाता है कि नंबर्स फेक हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर वहां पे ट्रैप हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा और बचने का तरीका भी बताऊंगा। फोरेंसिक एनालिसिस सुन के कुछ लोग घबरा गए होंगे, इतना हैवी वर्ड समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने बचपन में सीआईडी देखा है तो वहां पे आपने एक बंदा देखा होगा जो फोरेंसिक्स का बंदा होता है, जो सबूत मिलते हैं किसी भी केस से जुड़े हुए वो उनकी जांच करता है और पता करता है कि क्या ये सबूत सही हैं या फिर इनसे क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। उससे वो बहुत सारी चीजें पता लगाता है और जनरली उसी से केस सॉल्व होता है। फोरेंसिक एनालिसिस से कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी के नंबर्स रियल है फेक है, इस चीज को आप समझो। मान लो कोई कंपनी पिछले 10 सालों से लगातार लॉस में चल रही है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 11वें साल वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेती है, तो आपको समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके अलावा क्या होता है कि एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट में तो है, उसके नंबर्स बहुत छोटे हैं, यानी कि वो ईयरली 5, 10, 15 करोड़ की सेल्स करती है, कोई 5-10 लाख का या करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट करती है, और एकदम से एक ऐसा साल आता है कि वो कंपनी बहुत बड़ा 50-100 करोड़ का कोई प्रॉफिट कर देती है। उसके बाद में लोग पागल हो जाते हैं कि यार इस कंपनी को तो रातों रात पता नहीं क्या ऐसी सोने की खदान मिल गई जो इस कंपनी ने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया। इसका एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूं। 2-3 साल पहले मैंने एक कंपनी का स्टॉक देखा, जो कंपनी पहले बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले कई सालों से, 5-10 सालों से। फिर उस कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जिसके बाद उस कंपनी का जो स्टॉक है वहां से 20 से 30 गुना हो गया। और उस टाइम पे जब मैंने देखा इतना बड़ा प्रॉफिट का नंबर, तो मुझे डाउट हुआ कि जो कंपनी पिछले 10 साल से कुछ नहीं कर पा रही, एकदम से उसको क्या सोने की खदान मिल गई क्या। तो उस स्टॉक को मैंने देखा एक बार, तो मुझे लगा कि क्या पता कुछ अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर मुझे लगा कि जब मैंने अपनी फोरेंसिक एनालिसिस की तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे यहाँ पे फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए, स्टॉक से मुझे दूर रहना चाहिए। और फिर मैंने देखा रिसेंटली वो जो स्टॉक बहुत बड़ा था, वहां से 20-30 गुना हुआ था, जहां से वो स्टॉक चला था वहीं पे वापस आ गया, क्योंकि वो जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो फर्जी प्रॉफिट था। तो इसका रीजन ये होता है कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि अकाउंटिंग में कुछ छेड़छाड़ करके ऐसे प्रॉफिट रिपोर्ट करती हैं जो असल प्रॉफिट नहीं होते, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाता है। तो आपको जब भी देखना है कंपनी का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ये नहीं है कि 10 साल बाद उठ के एक कंपनी आती है और बहुत बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट करती है और उस प्रॉफिट के झांसे में आपको नहीं पड़ना है। आपको बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं, तब आपको डिसाइड करना है कि वो स्टॉक जो है वो सही है या नहीं। और तीसरा जो पॉइंट है फोरेंसिक्स में, वो है यहाँ पे अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है? एक ऐसी इनकम होती है जो कंपनी के मेन ऑपरेशन से नहीं आती है। मान लो कंपनी ने कुछ एसेट बेचा या इधर उधर से कहीं ना कहीं अदर इनकम आती है। सभी कंपनियों की अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहां पे आपको अदर इनकम दिखेगी। अगर तो वो उसका जो प्रॉफिट है उसका 10-20% है तो चल जाता है, पर अगर कंपनी पिछले 10 सालों से कुछ नहीं कमा रही और एकदम से प्रॉफिट करती है और वो प्रॉफिट आया है अदर इनकम से, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे आपको ट्रैप किया जा रहा हो। ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना है। इस स्टॉक में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के 5 पैरामीटर्स बताए। तो अब आपको करना क्या है कि जाके ना आपको स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करनी है, और रिसर्च में आपको करना क्या है कि मिनिमम 100 ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि मल्टीबैगर बने हैं, और उनमें इन 5 पॉइंट्स को जाके चेक करना है। इस स्टॉक में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के 5 पैरामीटर्स बताए। इन पैरामीटर्स को लेते हुए आपको क्या करना है, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम आपको 100 स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करनी है जो कि पास्ट में मल्टीबैगर बने हैं, और उनमें देखना है कि ये पैरामीटर्स किस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया। और हो सकता है कि जब आप 100 स्टॉक्स के एनालिसिस करो, आपको खुद के भी कुछ ऐसे पैरामीटर मिल जाएं जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताए हैं, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की जा सकती हैं। तो आप खुद भी वो चीज़ें जाके यहाँ पे चेक करो। और अगर आप 100 स्टॉक्स के एनालिसिस कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो, तो आप भी अच्छे स्टॉक्स को पिक करना यहाँ पे सीख जाओगे। और मेरी स्टॉक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।